आपकी जॉब सिक्योरिटी काफ़ी बड़ी चीज़ होती है जब आप अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में काम करने के लिए आ रहे हैं। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप इंडिया जाते हो या फिर अपने होम कंट्री जाते हो और वहाँ पे जाने के बाद आपने 1 महीने की छुट्टी बनाई, उसके बाद आप बीमार हो गए वहाँ पे, राइट? तो आप 1 महीने वापस नहीं आए फिर यहाँ पे, मतलब आप 1 महीने आपकी एनुअल लीव हो गई, दूसरा महीना आप बीमार थे तो आप वापस यहाँ पे नहीं आए, यूके नहीं आए, पर आपको अपने मैनेजर को फ़ोन करके बताना है कि हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनएचएस के ऊपर कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, काफ़ी सारी ऐसी नर्सेज हैं जो कि एनएचएस छोड़ के जा रही हैं यहाँ से। और उसका कारण क्या है, एनएचएस छोड़ने का कारण क्या है? क्योंकि जैसे भी आप देख रहे हो कि एनएचएस के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं और जो इंडियन नर्सेज हैं और जो अदर फॉरेन कंट्री की जो नर्सेज हैं वो एनएचएस के अंदर अप्लाई कर सकती हैं और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज भी हैं फिलहाल। उसके पीछे जो मेन कारण वो ये है कि काफ़ी सारी नर्सेज हैं जो कि एनएचएस छोड़ के जा रही हैं, या तो वो केयर होम ज्वाइन कर रहे हैं या फिर एजेंसीज ज्वाइन कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। तो वही हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक कारण और बताऊंगा कि आपको एनएचएस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है? तो देखो जो सबसे पहली चीज़ है कि एनएचएस सब लोग क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि वर्कलोड। यहाँ पे जो एनएचएस है एज कम्पेयर टू प्राइवेट और जो केयर होम, तो एनएचएस के अंदर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है और जो भी वार्ड में काम करते हैं, जो भी नर्सिस वार्ड में काम कर रही हैं, उनको कम से कम 10 पेशेंट मिलते हैं उनके केयर के अंडर। तो 10 पेशेंट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, आप 10 पेशेंट की केयर करते हो, 12 घंटे की ड्यूटी आपकी होती है। मैं मानता हूँ कि वहाँ पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। तो एक रीज़न तो ये है कि सब लोग ऐसे बोलते हैं कि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। मैं एक्सरे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर, और मैं पेशेंट से इतना डील नहीं करता हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इतना वैसे नहीं पता है। पर जहाँ तक जो कंप्लेंट्स हैं जो नर्सिस की, वो ये है कि वहाँ पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ आती है स्टाफिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी नर्सेज हैं जो कि एनएचएस छोड़ के जा चुकी हैं और अभी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं एनएचएस के अंदर। तो ऐसा होता है कि जहाँ पे स्टाफ कम होता है वहाँ पे जो बचे हुए स्टाफ होते हैं उनके ऊपर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मानो अगर नाइट शिफ्ट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक वार्ड के अंदर टोटल 30 पेशेंट्स होते हैं, 28 to 30 पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि टोटल एक वार्ड को 3 बे में डिवाइड करके रखते हैं, बे 1, बे 2, बे 3। हर एक बे में एक नर्स होनी ज़रूरी है। पर ऐसा होता है कोई नर्स सिक पे चली गई, सिक लीव पे है, या फिर सिक लीव तो ऐसा होता है कि देखो काफ़ी सारी नर्सेज ऐसी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एनएचएस छोड़ के चले गए हैं, तो वहाँ पे जो स्टाफिंग की है काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो खाली 2 ही नर्सेज नाइट संभाल रही हैं, तो 2 नर्सेज के बीच में 15-15 पेशेंट डिवाइड होते हैं और वो वहाँ पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नर्सेज ऐसी बात नहीं कि छोड़ के नहीं जा रही, रियलिटी यही है कि एनएचएस के अंदर नर्सेज की कमी है और नर्सेज छोड़ के जा रही है एनएचएस को। तो दूसरा रीज़न था स्टाफिंग। जो थर्ड रीज़न है वो है, सबसे मेन रीज़न वो है आपकी सैलरी। क्योंकि एनएचएस के अंदर एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर और एज कम्पेयर टू केयर होम, सैलरी काफ़ी काफ़ी कम है। काफ़ी मतलब बोले तो कम से कम पर आवर 4 से 5 पाउंड का डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि जो केयर होम है वो लगभग 17 से 18 पाउंड पर आवर देता है अपने स्टाफ को। बट जो एनएचएस है उसके अंदर आपको 13 साढ़े 13 पाउंड पर आवर मिलते हैं। और जो सैलरी है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स काफ़ी कम है एनएचएस के अंदर। पर फिर भी लोग एनएचएस ज्वाइन करते हैं। पर इनिशियल फेज के अंदर एनएचएस ज्वाइन करने में काफ़ी फ़ायदा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि देखो मैंने भी एनएचएस ज्वाइन किया है और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, चीज़ बताई भी है कि आपने एनएचएस क्यों ज्वाइन किया है। और ऐसे कमेंट भी आए हैं कि एनएचएस नर्सेज छोड़ के जा रही हैं, क्राइसिस है, ऐसे है वैसे, ये सारी चीज़ें काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं। अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके देखेंगे काफ़ी सारे वीडियोस के, तो वहाँ पे आप लोगों को ऐसे कमेंट्स मिल जाएंगे। तो देखो रियलिटी है कि हाँ नर्सेज छोड़ के जा रही हैं एनएचएस को, तो उसके पीछे कारण भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको एनएचएस क्यों ज्वाइन करना चाहिए और या फिर मैंने एनएचएस क्यों ज्वाइन किया है। देखो एनएचएस ज्वाइन करना बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप जब इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो, अदर कंट्री में मूव हो रहे हो, तो आपको एक सिक्योर चीज़ चाहिए, एक सिक्योर जगह चाहिए जहाँ पे आप अपना जैसे कहते हैं ना कि जैसे कि अपना अपना जो बेस बनाने के लिए आपके लिए एनएचएस काफ़ी ज़रूरी है। आप आएँ, आप एनएचएस में काम करें, आप सीखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि एनएचएस बेनिफिशियल नहीं है तो आप वहाँ से मूव ऑन हो जाएँ। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप एनएचएस के बाद आप केयर होम भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है उसके बाद आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशंस नहीं होती हैं। इवन आपके जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर भी कोई बाउंडेशंस नहीं होती हैं। उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ अमाउंट होता है वो आप पे करके आप पहले भी छोड़ सकते हो। तो जैसे कि आपने केयर होम में काम करना है या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करना है, आप यहाँ पे आते हो, आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पैसा है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, तो आप आके एनएचएस यहाँ से छोड़ सकते हो। पर आप इनिशियली मेरे हिसाब से, जैसे कि मैं भी अभी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एनएचएस के अंदर ही काम करना चाहता हूँ जब तक मेरे को मेरी पीआर नहीं मिल जाएगी। तो देखो आप एनएचएस में काम करो, इनिशियल फेज में आप आते हो, आपको 3 मंथ्स का अकोमोडेशन फ्री मिलता है, सबसे अच्छा बेनिफिट ये है।
दूसरी चीज़, आपकी ओस्की की पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है, आपका जो ओस्की का एग्ज़ाम होता है वो फ्री होता है, ओस्की की जो बुकिंग होती है, सारी चीज़ें जितनी भी फीस वगैरह हैं, सारी चीज़ें आपकी फ्री होती हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे इंडक्शन कराया जाता है, इंडक्शन के बाद आपकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। तो जितनी भी चीज़ें सीखने को आपको मिलती हैं, वो सारी की सारी आपको एनएचएस की तरफ से सीखने को मिलती हैं, और आपका जो बेसिक है वो सारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है, जो यहाँ के हेल्थ केयर को लेके है। और देखो, एनएचएस के अंदर काफ़ी डाइवर्सिटीज़ हैं। आप चाहें तो आप स्पेशलिटी नर्सिस बन सकते हैं, बैंड 6 बन सकते हैं, 7 बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं। उसके अंदर आपकी जो सैलरीज है वो इंक्रीज होती रहेंगी। तो इनिशियल फेज के अंदर एनएचएस काफ़ी अच्छा है। और लीव्स की बात करते हैं तो देखो, कम से कम आपको 7 से 8 वीक की पर ईयर आपको लीव मिलती है, मतलब लगभग 2 महीने की लीव मिलती हैं, जो कि पेड लीव्स होती हैं। ऐसा है कि जैसे आप मानो आपने ज्वाइन किया है और 6 महीने में अगर आपको घर जाना है, तो आप 1 महीने की छुट्टी लेके आप अपने घर जा सकते हो। और जो आप अब घर जाओगे तो उसके अंदर भी आपको आपकी सैलरी मिलेगी। जैसे इंडियन गवर्नमेंट में होता है कि लोग छुट्टी जाते हैं, तो उसके बाद जो सैलरी है वो आती रहती है आपके अकाउंट में। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है एनएचएस के अंदर। अगर आप छुट्टी जाओगे तो आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, जो आपकी बेसिक सैलरी है। दूसरी चीज़ ये है, मानो अगर आपने छुट्टी ली हुई है 1 महीने की, उसके बाद आपको घर नहीं जाना है पर आप काम करना चाहते हो, तो आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो उन छुट्टियों के अंदर। तो वहाँ पे आपको डबल रेट आपको मिलेगा, आपकी जो नॉर्मल सैलरी है उससे डबल आपको वहाँ पे मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आप संडे को कर रहे हैं, सैटरडे को कर रहे हैं, या फिर नाइट कर रहे हैं, ठीक है? उसके हिसाब से आपको वहाँ पे पैसे मिलेंगे। अगर आपने 1 महीने की छुट्टी ली है, तो आपकी 1 महीने की नॉर्मल सैलरी आएगी, और अगर आप 1 महीने में जितने दिन में शिफ्ट कर रहे हैं, वो आपके एडिशनल आपके वहाँ पे पैसे आएंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ आती है, एनएचएस के अंदर आपकी जो मैटरनिटी लीव होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर नर्सिस फीमेल हैं, और इसके हिसाब से जो मैटरनिटी लीव है वो काफ़ी अच्छी है। तो जो मैटरनिटी लीव्स हैं वो हैं 52 वीक्स की, लगभग 1 साल की आपको मैटरनिटी लीव मिलती है, जिसके अंदर जो 26 वीक्स होती हैं वो आपकी मैटरनिटी लीव हैं, और जो नेक्स्ट 26 लीव्स हैं वो है आपके एडिशनल मैटरनिटी लीव। इसके अंदर जो स्टार्टिंग की 26 वीक्स हैं, इसके अंदर आपको फुल्ली पेड आपको 8 वीक्स की लीव मिलती है, 8 हफ्ते की आपको लीव मिलती है, मतलब आपको 2 महीने की लीव मिलेगी, जिसके अंदर आपकी कोई भी सैलरी का कोई डिडक्शन नहीं होगा, आपको फुल्ली पेड आपको लीव मिलती है। उसके बाद जो बचे हुए जो लीव हैं मैटरनिटी लीव, 8 हफ्ते को हटा के जो बाकी बचे हुए लीव हैं, उसके अंदर आपको हाफ पे मिलती है, जिसके अंदर मानो अगर आपकी 2 लाख रुपए सैलरी है पर मंथ, तो आपको 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे हर मंथ। तो ये 26 वीक्स तक है। उसके बाद जो आती है एडिशनल पे लीव आती है, वो भी 26 वीक्स की होती है। उसके अंदर आपको जो 13 वीक्स होती हैं, उसके अंदर आपको सेचुरेशन पे मिलती है, और जो बाकी 13 वीक्स होती हैं, उसके अंदर आपको कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो टोटल मिला के 52 वीक्स की आपको मैटरनिटी लीव मिलती है, और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बाकी कहीं और पे 52 वीक्स की आपको मैटरनिटी लीव मिले, ठीक है? दूसरी चीज़ आती है आपकी पैटर्निटी लीव। यहाँ पे 2 वीक की पैटर्निटी लीव भी मिलती है, जो कि फुल्ली पेड है, और उसमें आप जो जो फादर है वो छुट्टी ले सकता है अपने चाइल्ड के लिए, चाइल्ड केयर के लिए। वो आपको 2 वीक की यहाँ पे छुट्टी मिलती है। उसके बाद आती है शेयर्ड पेरेंटल लीव, जो कि दो मदर और फादर अपने दोनों शेयर कर सकते हैं उस लीव को, अपने बच्चे की केयर के लिए, या फिर बच्चा सिक है, या फिर बच्चे की स्कूलिंग के लिए, वो भी आपको लीव यहाँ पे मिलती हैं, जो भी पार्शियली पेड आपको वो जो लीव होती हैं वो मिलती हैं। तो लीव्स देखा जाए तो काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे। रही सिक लीव की बात, सिक लीव अगर आप 6 महीने तक अगर आप बीमार रहते हैं, तो 6 महीने तक आपको पूरी सैलरी मिलेगी, फुल सैलरी आपको मिलती रहेगी 6 महीने के। फिर नेक्स्ट 6 महीने के अंदर आपको हाफ पे मिलेगी। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी अदर चीज़ें जो भी हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वगैरह, तो वो 1 1 साल की किसी को सिक लीव देते हो। पर यहाँ पे ऐसा है कि टोटल मिला के आपको 3 एपिसोड्स मिलते हैं सिक लीव के। 3 एपिसोड ऐसा होता है कि जैसे अगर आपने 1 दिन की छुट्टी ली, तो भी वो 1 एपिसोड काउंट होगा। अगर आपने 1 महीने की छुट्टी ली है, सिक लीव ली है, तो वो भी आपका 1 एपिसोड ही काउंट होगा। तो 3 एपिसोड आप ले सकते हो। फोर्थ एपिसोड के अंदर ऐसा होता है कि आपके पास एक मेल आता है, जिसके अंदर ये पूछा जाएगा कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है, आपने इतनी सारी लीव ली है, कि आप फिट तो हैं या काम करने के लिए या नहीं है, या फिर आपको कोई फर्दर चेकअप की जरूरत है या नहीं है। तो ऐसा है कि 3 एपिसोड्स तक आप लीव ले सकते हो। उसके बाद फिर आप लीव ले सकते हो, पर आपको एक रीज़न देना पड़ेगा कि हाँ भाई ये दिक्कत है, और या फिर मेरा कोई ऑपरेशन हुआ है, या फिर ऐसी चीज़ हुई है, इसलिए मैं ये छुट्टियाँ ले रहा हूँ, ठीक है? आपके तीनों एपिसोड्स के बाद ये होता है। तो देखो, सिक लीव भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 महीने तक आपको फुल्ली पेड सिक लीव मिलती है। और एक एग्जांपल और लेते हैं कि मानो आपने 1 महीने की एनुअल लीव ली है, और आप इंडिया चले गए हैं, या फिर अपनी जो भी होम कंट्री है, अगर कोई पाकिस्तान से वीडियो देख रहा है तो उसको भी बता देता हूँ कि बांग्लादेश से भी देख रहा है उसके लिए भी, मतलब जो भी लोग देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए है कि मानो अगर आप अपनी होम कंट्री जाते हो, और आपने 1 महीने की एनुअल लीव ली हुई है, और आप इंडिया चले गए या फिर अपनी होम कंट्री चले गए, वहाँ पे जाने के बाद आप बीमार हो गए हो, तो जिस दिन से आप बीमार हो, मानो कि आप यहाँ से गए हो और आप इंडिया में जाके बीमार हो गए हो, तो खाली आपके 1 या 2 दिन आपका ट्रैवल का लगा। बाकी जितनी भी आपकी एनुअल लीव हैं, जो कि आप वहाँ पे अपनी छुट्टियां मनाने वाले थे अपने अपने देश के अंदर, पर आप वहाँ पे जाके बीमार हो गए, तो जो आपकी एनुअल लीव वो डिडक्ट नहीं होंगी,
वो आपकी सिक लीव में ही कंसिडर होंगी, जो आपकी एनुअल लीव है वो सारी की सारी बची रहेंगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप इंडिया के जाते हो या फिर अपने होम कंट्री जाते हो और वहाँ पे जाने के बाद आपने 1 महीने की छुट्टी बनाई, उसके बाद आप बीमार हो गए वहाँ पे, राइट? तो आप 1 महीने वापस नहीं आए फिर यहाँ पे, मतलब आप 1 महीने आपकी एनुअल लीव हो गई, दूसरा महीना आप बीमार थे तो आप वापस यहाँ पे नहीं आए, यूके नहीं आए, पर आपको अपने मैनेजर को फ़ोन करके बताना है कि ऐसी-ऐसी बात हो गई, तो वो आपके सिक लीव में कंसिडर होंगी, राइट? तो उसके अंदर कितनी अच्छी चीज़ है कि आप इंडिया में भी अगर बीमार होते हो तो भी आपके यहाँ पे सिक लीव लगाई जाएंगी, वो उसके अंदर आपकी कोई भी सैलरी वगैरह डिडक्ट नहीं होगी। पर ऐसा करना नहीं है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, हम लोग इंडिया चले गए उसके बाद सिक लीव दिखा देंगे, तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है इस चीज़ के लिए तो ऐसा नहीं करना है, राइट? तो देखो कि आपके लिए कितनी अच्छी चीज़ है कि जो ये एनएचएस के जो मैं आपके फ़ायदे गिनवा रहा हूँ, तो शायद मुझे सही लग रहा है इसलिए मैं एनएचएस के अंदर हूँ, और काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें भी हैं एनएचएस के अंदर, ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि सैलरी थोड़ी कम है, पर बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट और जो केयर होम है। दूसरी चीज़, जो केयर होम वगैरह होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, इसके अंदर ऐसा है कि आप जिस दिन नहीं गए आपकी उस दिन की सैलरी कट जाती है, उसके अंदर लिमिटेड आवर्स ही होते हैं जिस दिन आप छुट्टियाँ ले सकते हो, पर एनएचएस के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप, जैसे मैंने सिक लीव के बारे में बताया, तो आपकी 6 महीने तक तो फुल्ली पेड आपकी सिक लीव रहती है, राइट? उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपकी सिक लीव हो गई, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेंशन की। जो एनएचएस की जो पेंशन है वो वन ऑफ द बेस्ट पेंशन है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, और जब आप रिटायर होंगे तो आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आप इकट्ठा भी ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप मंथली भी ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो पार्शियली आप इकट्ठा ले सकते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है उसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। आपकी एक तो एनएचएस की पेंशन हो जाएगी, और आपकी जो दूसरी पेंशन होगी वो आपकी स्टेट पेंशन होगी, जो कि आप नेशनल इंश्योरेंस भरते हैं उसकी, तो आपकी 2 पेंशन आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। तो आपकी जो लाइफ है वो एकदम सिक्योर है अगर आप एनएचएस में काम करते हैं तो। उसके बाद बात आती है आपकी, हमने पेंशन के बारे में बात कर ली, उसके बाद आती है जॉब सिक्योरिटी की बात। जब कितनी भी क्राइसिस आ जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, आप एक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर 3 साल का है, 3 साल के बाद आप दोबारा रिन्यू करवा सकते हैं उसको, वो भी काफ़ी ईजी है रिन्यू कराना। अगर किसी को पता नहीं है रिन्यू कैसे करवाते हैं, तो मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है कि आपको अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे रिन्यू करवाना है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो सबसे सिक्योर जॉब है कि आप चाहे क्राइसिस आ जाए, इकोनॉमी डाउन चली जाए, कुछ भी चली जाए, आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो तो आपको टेंशन नहीं लेनी है इस चीज़ की। बाकी जो केयर होम होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, उसके अंदर जॉब सिक्योरिटी इतनी नहीं होती है, और जो एनएचएस है उसके अंदर वर्ल्ड क्लास जॉब सिक्योरिटी मिलती है आपको। तो जो भी हम लोग इंडिया से आते हैं, और जितने भी लोग इंडिया से आते हैं, तो उनका जो मेन एम वो यही होता है कि उनको जॉब सिक्योरिटी मिले, क्योंकि तभी वो अपने देश को छोड़ के यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए। और अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा, राइट? तो एनएचएस के अंदर काम करने के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, मैंने आप लोगों को गिनवा भी दिए हैं। और आप, सबसे अच्छा यही होगा कि आप जब भी आएँ तो काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको ऐसे मिलेंगे जो कि ऐसे बोलेंगे कि एनएचएस में काम नहीं करना चाहिए, या फिर एनएचएस के अंदर सैलरी कम है, एनएचएस के अंदर वर्कलोड ज़्यादा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको अपना बेस बनाना है तो प्लीज़ आप एनएचएस के अंदर आएँ, एनएचएस के अंदर काम करें, आपकी जॉब सिक्योरिटी काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, जब आप अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में काम करने के लिए आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि ये आपके फ्यूचर के लिए ही है ये सारी चीज़ें, कि आप आएँ, आप एनएचएस ज्वाइन करें, क्योंकि मैंने भी करके रखा हुआ है। और आपका काफ़ी फ़ायदा भी है इस चीज़ के अंदर। मैंने आपको कितने सारे बेनिफिट्स गिनाए, और काफ़ी सारे हिडन बेनिफिट्स भी हैं जो कि अभी मुझे भी नहीं पता है। अगर मुझे पता चलता रहेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा उन सब चीज़ों के बारे में। बाकी आप डाइवर्सिटी, जैसे मैंने आपको बताई, आप कुछ भी कोर्स चूज कर सकते हैं। इवन आपको एनएचएस फंड करता है आपकी एमएससी के लिए, आपकी पोस्ट बीएससी के लिए, बीएससी के लिए, सारी चीज़ों के लिए आपको एनएचएस फंड करता है। इवन काफ़ी सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि देखो पार्शियली फंड भी होते हैं, फंडेड भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिसके लिए फंड नहीं करता है, पर आप अपनी एनुअल लीव लेके वहाँ पे काम करके उतना पैसा आप कमा सकते हो कि आप जो आपकी जो एमएससी वगैरह है, या फिर जो आपकी बीएससी वगैरह है, उसको आप स्पॉन्सर कर सको अपने आप से। पैसा भी काफ़ी अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको एनएचएस में आना चाहिए, एनएचएस के अंदर काम करना चाहिए, और ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि आप एनएचएस में काम ना करें। बाकी जो वीडियोस हैं कि एनएचएस से नर्सिस जा रही है, नर्सिस एनएचएस छोड़ के जा रही हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है आप उनसे थोड़ा दूर रहें। और जो मैंने वीडियो बताई है उसमें पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं, आप उनको देखें और आप एनएचएस ज्वाइन करें। बाकी तो आपका आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपकी सोच है। बस मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि अगर आपको अच्छा बेस बनाना है अपना, और आपको एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो आप एनएचएस ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और आपको पता चला होगा कि एनएचएस ज्वाइन करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अपनी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।